वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन से। आज हमारा इसका होगा पहला वीडियो। इसके अंदर अपन करेंगे 20 क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली एक यानी कि है एक्सरसाइज अवेलेबल कराते हैं जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यदि दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और 100% आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, और यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं फिजिक्स के उनकी PDF फाइल भी उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि उनकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। इसका पहला क्वेश्चन है, 1/10 की रेडियो सक्रियता T1 समय पर R1 तथा T2 समय पर R2 है और T इस प्रतिदस की अर्धायु है। तो T2 - T1 समय में क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या। दोस्तों हम जानते हैं जो रेडियो एक्टिविटी होती है यानी रेडियो सक्रियता होती है उसका फॉर्मूला होता है R = होता है लैम्डा n। ये n होती है वो हमारे जो प्रतिदर्श है यानी जो सैंपल है उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या होती है। तो माना कि जो T1 समय पर परमाणु की संख्या वो है n1 और T2 समय पर जो परमाणु की संख्या है वो है n2। तो हमें T2 - T1 समय में क्षय होने वाले परमाणु की संख्या ज्ञात करना है, यानी n1 - n2, यानी T1 समय पर n1 थे, T2 समय पर n2 थे, यानी कि n2 बचेंगे। तो यानी कि कितने कम हुए, n1 में से n2 को हटा देंगे तो हमारे T2 - T1 समय में क्षय होने वाले परमाणु की संख्या निकल आएगी। तो दोस्तों पहले इस समीकरण से अपन n1 और n2 का मान निकाल लेंगे, उनके मान हमें इसमें रख देंगे तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि अपन T1 समय के लिए लेते हैं, यानी कि T1 समय के लिए जो R1 हो जाएगी वो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू n1। यहाँ से n1 का मान निकालेंगे तो n1 = हो जाएगा हमारा R1 अपॉन लैम्डा। इसी प्रकार से n2 का मान भी निकाल लेंगे, वो हमारा आ जाएगा R2 अपॉन लैम्डा। दोस्तों n1 और n2 का मान हम यहाँ पर रखते हैं, तो इसमें अपन रखते हैं तो हमारे हो जाएगा R1 अपॉन लैम्डा माइनस R2 अपॉन लैम्डा। और हम इसको लैम्डा को अपन कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा कोष्टक में R1 - R2। अब दोस्तों हम जानते हैं जो अर्धआयुकाल होता है वो हमारा होता है 0.693, यानी 693 अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ से जो लैम्डा का मान होता है टी के पदों में वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो लैम्डा की जगह अपन रखेंगे 0.693, यानी 693 अपॉन, यानी कि इसके बट्टे में टी होता है, टी ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये जो समानुपाती होगी, यानी कि ये तो कांस्टेंट मान हो जाएगा, आंशिक मान है। तो n1 - n2 समानुपाती होगी, वो होगी हमारे T इंटू R1 - R1। तो हमारा ऑप्शन नंबर है बी वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R1 - R2 इंटू टी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तार को खींचकर इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध। यानी दोस्तों हमें कोई तार दिया हुआ है और इसको खींच कर के यानी उसकी जो लेंथ है उसको 4 टाइम से बढ़ा दिया गया है, तो हमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बताना है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है वह पदार्थ की यानी कि जो मटेरियल होता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, न उसकी आकृति पर डिपेंड नहीं करता। यानी कोई हमें लोहे का तार दिया हुआ है यानी Fe का तार दिया हुआ है, तो उसका कितना ही लंबा या कितना ही मोटा तार ले लें उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का मान होगा वो नियत होगा, बल्कि जो रेजिस्टेंस होता है आर का मान वो ही परिवर्तित होता है उसके लंबाई में परिवर्तन करने के साथ है, बल्कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका मान अपरिवर्तित रहता है, ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में रखिए दो आवेशों के मध्य विद्युत बल लग रहा है, दोनों आवेशों के मध्य तांबे की परत रख दी जाती है, अब विद्युत बल होगा। तो देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वह
जो निर्भर करता है, जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करता है। यानी कि माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ऐप का मान होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युतशीलता के। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो तांबा होता है, यानी जो धातुएं होती है, उनकी जो विद्युतशीलता होती है उनकी सर्वाधिक होती है अनंत। यानी कि उनका मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसकी विद्युतशीलता का मान अनंत होने के कारण जो ये फोर्स हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि विद्युतशीलता बढ़ने पर जो फोर्स होता है उसका मान कम हो जाएगा। यदि विद्युतशीलता का मान अनंत हो जाता है तो फोर्स का मान शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। तो इसका अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र के परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। यानी दोस्तों हमें कोई चित्र दिया हुआ है, उसका ये जो बिंदु ये है ए और बी, इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो दोस्तों इसके सापेक्ष देते हैं अपन, पहले निकालेंगे ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो ये जो 3 और 7 ओम वाला प्रतिरोध है ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रतिरोध हमारा 7 + 3 यानी हो जाएगा 10 ओम। तो दोस्तों अब ये ए और सी के मध्य ये वाला प्रतिरोध 10 ओम वाला और ये 10 ओम वाला प्रतिरोध दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा 5, क्योंकि निकालेंगे इसको अपन 1/10 + 1/10, ये हो जाएगा हमारा 2/10, मतलब कि 1/5। ये हमारा होगा 1/r का मान। तो r का मान निकल कर आ जाएगा 5। तो ये तो 10 ओम, ये 10 ओम है, ये समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा 5। तो हमारा चित्र इस प्रकार हो जाएगा कि ये वाला जो प्रतिरोध है यहाँ पर ये हो जाएगा 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम। तो दोस्तों ए और बी के मध्य की अपन देखते हैं तो ये 5 ओम और ये 5 वाले दोनों प्रतिरोध हैं, ये दोबारा चयन कि ये वाले और ये वाले श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध फिर से हो जाएगा 10, 5 + 5 हो जाएगा 10। और फिर ये 10 वाला प्रतिरोध और ये 10 वाले दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। यदि दो प्रतिरोध 10 ओम के समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि फिर से 10 ओम में हो जाएंगे समांतर क्रम में। इनको अपन तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/10, 1 + 1/10 बराबर हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 1/5, यानी आर का मान हो जाएगा हमारा 5 ओम। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घेरे हुए कुंडली यानी कि एक घेरे की कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 4π × 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो कुंडली की त्रिज्या होगी। देखिए दोस्तों हम जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के अंदर पर वो होता है μ0I/2r। यहाँ पर हमें b का मान दिया हुआ है, i का मान दिया हुआ है, r का मान पूछा है। तो इसको सोल्व करते हैं, यानी कि b का मान रखेंगे तो b का मान हमें दिया हुआ है 4π × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। तो इसके इक्वल टू अपन रखेंगे μ0 का मान होता है हमारा 4π × 10⁻⁻7, ये इंटू हो जाएगा। आई का मान हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। इसके बटे में रख देंगे अपन 2 और आर का मान हमें ज्ञात करना है। इसको अपन सोल्व करते हैं, ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ये है 2, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आर बराबर बचेगा। यदि इस आर को इधर लेके आएंगे और 10⁻⁻6 इसके यहाँ पर आ जाएगी तो हमारा बचेगा 10⁻⁻1, यानी 7 में से 6 घटाते ही बचेगा -1, या इसको अपन लिख सकते हैं 0.1, यानी 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10। तो इसको लिखेंगे 10.1 यानी 0.1 लिखा जाएगा। तो ये त्रिज्या का मान निकल कर आ जाएगा हमारा हो जाएगा 0.1 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ओम एवं 9 ओम के 2 प्रतिरोध 120 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 6 ओम प्रतिरोध द्वारा व्यय की गई शक्ति है। दोस्तों हमें दिया हुआ है कि 2 प्रतिरोध हैं, एक तो 6 ओम का, एक 9 ओम, यानी ये 6 है ये 9 ओम का। ये दोनों प्रतिरोध हैं वो 120 यानी वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि जो 6 ओम की जो ये 6 ओम का प्रतिरोध है उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति का मान। तो यदि दोस्तों सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल कर के आएगा 15। अब इस परिपथ में जो बहने वाली धारा आती है उसका मान निकालेंगे तो हमारा मान आएगा I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट, R का मान होगा हमारा 15। तो धारा का मान आ जाएगा 120/15, 120/15।
15, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा यानी 15 इंटू 120 तो 8 आ जाएगा। तो दोस्तों आई का मान आ गया हमारा 8 है। और हम जानते हैं जो शक्ति होती है पी, उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आई स्क्वायर यानी 8 का मान, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। और कौन से प्रतिरोध पर हमें शक्ति का मान निकालना है, खर्च की हुई शक्ति वो निकालना है 6 ओम के प्रतिरोध पर। तो इसका मान रखेंगे अपन 6। तो इसका मान यदि 64 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जाएगा 384, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 384 वोट। ए वाला ऑप्शन हमारा होगा राइट। तो दोस्तों अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम है। देखिए दोस्तों एक्स किरणें होती हैं यानी उनका जो स्पेक्ट्रम होता है, एक्स रेज का स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यू एवं लाइनर होता है, यानी कि सतत एवं रेखीय दोनों प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना जो एक्स रे होती है हमारी, उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यू एंड लाइनर दोनों प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सम न्यूट्रॉनिक है। यानी दोस्तों हमें 4 युग्म दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा युग्म सम न्यूट्रॉनिक है, यानी कौन से युग्म के अंदर समान न्यूट्रॉन हैं। तो दोस्तों याद रखना न्यूट्रॉन की संख्या जो निकाली जाती है वो जो मास नंबर होता है m, उसमें से जो परमाणु संख्या होती है यानी एटम नंबर, उसको घटा दिया जाता है तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। यानी ऊपर जो हमारी मास संख्या होती है उसमें से अपन जेड का मान है, जो परमाणु की संख्या होती है एटम नंबर होता है, उनको माइनस कर देते हैं तो हमारी एन का मान निकल आता है। तो दोस्तों हम 3 ऑप्शनों को देखते हैं, बाकी को उनके अंदर अलग अलग होता है। तो दोस्तों याद रखना मिसप्रिंट हुई है, हमारे सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, राइट आंसर। क्योंकि एक्चुअल में जो ऑप्शन है ये इस प्रकार है N714 और सी का मान यहाँ पर नीचे 6 है ऊपर 13, ये ऑप्शन इस प्रकार है, इसको चेंज कर लेना। और इसके अंदर यदि अपन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं यानी 14 में से 7 घटाते हैं तो हमारा 7 निकल कर आता है, और 13 में से 6 घटाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 7 निकल कर आता है। यानी इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है और इसमें भी न्यूट्रॉनों की जो संख्या वो है 7। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखना यहाँ पर 7C 12 की जगह रख लेना 6C 13, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के दीप स्लिट प्रयोग से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति पर पहुंचने वाली 2 तरंगों के मध्य कालांतर होगा। यानी दोस्तों हमें यानी तीसरी जो अदीप्त फ्रिंज होगी उन पर पहुंचने वाली जो तरंगें होती हैं उनके मध्य कालांतर पूछा है। तो दोस्तों याद रखना जो अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो कालांतर होता है वो पहली तरंग के लिए होता है पाई, दूसरी के लिए होता है 3 पाई, चौथी के लिए होता है, दूसरी के लिए 3 पाई, तीसरी के लिए होता है 5 पाई। इस प्रकार से यदि एनवी फ्रिंज के लिए निकालना हो तो होता है 2n-1 पाई। याद रखना जो एनवी जो अदीप्त फ्रिंज होगी उनके जो लिए जो कालांतर होगा 2n-1 इंटू पाई होगा। हमें तीसरी के लिए पूछा हुआ है यानी तीसरी के लिए 5 पाई होगा, यानी कि n का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, यानी 5 पाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी। दोस्तों फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f, वो इज इक्वल टू होता है μ-1 कोष्टक में 1/r1 प्लस 1/r2। अब हमें दिया हुआ है जो म्यू का मान दिया हुआ है वो होता है 1.5 दिया हुआ है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0.5। और हम जानते हैं जो समतलोत्तल लेंस यानी समतलोत्तल लेंस हमारे ये होगा, पहला जो एक तरफ का जो लेंस होता है वो होता है समतल, दूसरा होता है उत्तल। तो समतल के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हम जानते हैं अनंत होती है, तो 1/अनंत हो जाएगी। और जो उत्तल लेंस के लिए होती है वक्रता त्रिज्या उसके लिए होती है पॉजिटिव, और पॉजिटिव यानी हमें दी हुई है तो 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये प्लस का रखा जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है पॉजिटिव। अब इसको अपन हल करते हैं तो 0.5 को अपन लिख सकते हैं 1/2, और कोष्टक में ये तो हो जाएगा हमारा 0, नीचे बचेगा 1/12। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा 1.24। दोस्तों ये हमारा 1/f का मान है, यानी f का मान हमारा निकल कर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/24, तो f का मान हो जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स भुजा वाले एक घन के केंद्र से ठीक x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश क्यों रखा है। तो घन के परितः विद्युत फ्लक्स होगा। यानी दोस्तों हमें कोई घन दिया हुआ है, ये कोई घन है और इसके केंद्र से x/2 यानी कि इसकी भुजा x है, तो इसके केंद्र से x/2 पर कोई आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर क्यों आवेश रखा हुआ है, तो इसके कारण इस घन से यानी कि जो परितः विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसको केंद्र मानते हुए जो आकृति बनेगी वो हमारी इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, यानी कि एक घनाभ बन जाएगा। और दोस्तों यदि अब यानी कि जो हमारा आवेश रखा है ये इस घनाभ के केंद्र पर होगा, तो इसके कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा गाउस के नियम के अनुसार वो जाएगा Q/ε0, क्योंकि यह जो आवेश है इसके केंद्र पर रखा है। और तो हम निकालते हैं गाउस के नियम से टोटल आवेश अपॉन ε0, ये इसको हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। अब हमें ओनली इस घनाभ के कारण निकालना है, इस घन के कारण निकालना है। तो हम जानते हैं ये इस घनाभ का ये जो घन है ये हाफ पाई यानी कि हाफ वाला पार्ट है, यानी आधा भाग है। तो इसके कारण जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी Q/2ε0 हो जाएगा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी हमें जहाँ पर जो आवेश दिया होता है उसको मानकर पहले अपन एक संपूर्ण आकृति बनाते हैं और जिस आकृति में हमें पूछा है वो देखते हैं इस पूरी आकृति का कितना पार्ट है। तो दोस्तों इस घनाभ वाली आकृति का जो ये घन है ये आधा पार्ट है, तो इसका कारण इसका आधा हो जाएगा, चूंकि जो विद्युत फ्लक्स आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Q/2ε0। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी LCR परिपथ में विभिन्न घटकों की वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 90 वोल्ट, 60 वोल्ट एवं 40 वोल्ट है। तो परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो दोस्तों हम जानते हैं Vrms का मान होता है, याद रखना ये होता है VR प्लस कोष्टक में VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यानी VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसे अपन निकालते हैं, तो VR का स्क्वायर यानी VR का मान हमें 40 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये हो गया 1600 प्लस VL माइनस VC। तो VL का मान 90 है, VC का मान 60 है, तो इसका अंतर हो जाएगा 30, और 30 का यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900, और इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2500, और 2500 का अपन रूट करेंगे तो दोस्तों वो हमारा निकल कर आएगा 50। यानी जो इस परिपथ का जो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा वो हो जाएगा 50 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदर्श द्विपरमाणु गैस के लिए लैम्डा यानी कि है Cp/Cv का मान है। तो दोस्तों याद रखना, तो Cp/Cv का मान होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर 1 + 2/f। ये यहाँ पर f होती है स्वतंत्रता की कोटि। दोस्तों याद रखना, जो एकल परमाणु होते हैं उनके लिए f का मान होता है 3, याद रखना। और जो द्विपरमाणु होती है उनके लिए f का मान होता है 5, और जो त्रिपरमाणु होते हैं उनके लिए f का मान होता है 6। हमें पूछा है द्विपरमाणु के लिए, तो यहाँ पर f का मान रखेंगे अपन 5। तो f का मान यहाँ पर 5 रखेंगे, तो इसको सोल्व करने पर ये 5 एकम 5 और 2 7 यानी 7/5 हो जाएगा। यानी कि जो Cp/Cv का मान होगा वो होगा 7/5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यानी कि जो द्विपरमाणु के लिए जो Cp/Cv का मान होता है वो होता है 7/5, और एकल परमाणु के लिए होता है 5/3। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पीएन संधि को उत्क्रम बायस में यानी उत्क्रम बायस दिया जाता है तो संधि में बहने वाली धारा होगी। क्योंकि दोस्तों उत्क्रम बायस के अंदर जो हमारी जो पीएन संधि के मध्य जो अवरक्त क्षेत्र होता है यानी अवरक्त पट्टिका होती है उसका यानी कि उसका क्षेत्र बढ़ जाता है अवरोध पट्टिका, तो उसके कारण जो बहने वाली धारा होती है वह आवेशों के अपवहन के कारण होती है। जो आवेश होते हैं यानी ड्राफ्ट ऑफ चार्ज के कारण जो पीएन संधि को उत्क्रम बायस दिया जाता है तो धारा बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेशों के अपवहन के कारण। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो लाइमन श्रेणी होती है वो पाई जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में, और जो बामर श्रेणी होती है वो पाई जाती है दक्षिण क्षेत्र में, और जो बेकेट पासन एवं जो फुंड होती है वो जो श्रेणी होती है वो पाई जाती है अवरक्त, जो अवरक्त हमारा क्षेत्र होता है उसके अंदर। तो याद रखना, जो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है वो ओनली एक किरण एक ही वो
पाई जाती है श्रेणी वो होती है लाइमन श्रेणी। और जो बामर श्रेणी होती है, बामर सीरीज होती है, वो पाई जाती है दर्शक क्षेत्र में। और बेकेट पाचन और जो फुंड होती हैं वो पाई जाती है अवरक क्षेत्र में। दोस्तों याद रखना, यह एग्जाम में यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायु करोड़ कुंडली एवं एक विद्युत बल्ब का एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक कुंडली में यानी यदि कुंडली के अंदर एक लोहे की छड़ डाली जाती है तो बल्ब के प्रकाश की तीव्रता, दोस्तों याद रखना, जो बल्ब के प्रकाश की तीव्रता होती है वो धारा के समानुपाती होती है। यानी कि जब धारा का मान अधिक होगा तो जो बल्ब के जो प्रकाश होता है उसकी जो तीव्रता होगी यानी इंटेंसिटी होगी वो अधिक होगी। तो हमें जो यानी कि धारा का मान यदि हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमें इंटेंसिटी यानी आई का मान अपन आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जब यानी कोई कुंडली है उसके अंदर कोई धारा बह रही है, इसके अंदर अपन कोई लोहे की यानी कि किसी भी धातु की छड़ डालते हैं तो यह इस धारा का यानी कि अपोज करती है, यानी इसको रोकना चाहिए कि इसका विरोध करेगी, यानी कि इसका रेजिस्टेंट आर का मान बढ़ जाएगा। और यदि आर का यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो हम जानते हैं धारा का मान कम हो जाएगा। तो इसका कारण जो इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता है उसके मान में भी कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिक्रीज हो जाएगी। जो प्रकाश की जो तीव्रता होगी यानी जो लाइट की इंटेंसिटी होगी उसका मान डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी ताप से अधिक गर्म करने पर लोहा चुंबकीय पदार्थ, यानी दोस्तों जो क्यूरी ताप है उसे अधिक ताप पर यानी अपन लोहा चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। यानी जो पदार्थ की चुंबकीयशीलता होती है यानी चुंबकीयशीलता यानी काई का मान होता है वह जो टेम्परेचर होता है उसके विरुद्ध समानुपाती होता है। लेकिन लोहा चुंबकीय पदार्थ को जैसे जैसे गर्म करते हैं एक निश्चित टेम्परेचर यानी परम जो क्यूरी ताप होता है उससे अधिक गर्म टेम्परेचर पर कर देते हैं तो वह अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है। यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर सी यानी टीसी को यह पार कर जाता है तो यह जो होता है वो अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दी हुई है उसकी आवर्धन क्षमता यानी अधिक होगी। यानी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए दोस्तों जो उसके अभिदर्शक और नेत्र लेंस होते हैं उसकी फोकस दूरी को अपन जितना कम करेंगे यानी कि उतनी ही उसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी उसकी फोकस लेंथ होती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की एंड आई पीस लेंस की, तो उसकी जो फोकस लेंथ को अपन यानी कि कम कर देंगे यानी कि उसको बिल्कुल न्यूनतम कर देंगे तो जो आवर्धन क्षमता होगी उसकी सर्वाधिक हो जाएगी। दोस्तों याद रखना, सूक्ष्मदर्शी जो हमारी दूरबीन होती है सूक्ष्मदर्शी होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके अंदर जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो नेत्र यानी अभिनेत्र लेंस होता है उसकी अपेक्षा कम होती है। यानी हमारी सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार होती है, जो ये अभिदर्शक लेंस होता है उसकी जो फोकस लेंस होती है यानी कि जो फोकस दूरी होती है उसका मान जो अभिनेत्र लेंस होता है उससे कम होता है, याद रखना। और यदि इन दोनों की फोकस लेंथ होती है यानी कि फोकस दूरी होती है उसको कम कर देंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता अधिक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो परिवर्तित होगा कण के संवेग में, कण की गतिज ऊर्जा में, कण की चाल में। दोस्तों याद रखना, जो कण की चाल और गतिज ऊर्जा होती है वो दिशा पर निर्भर नहीं करती क्योंकि यह अदिश राशि होती है। जो संवेग होता है वह वेग पर डिपेंड करता है यानी एक सदिश राशि होती है क्योंकि वेग सदिश होता है उस पर यह निर्भर करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसके अंदर वह वर्तीय गति करने लग जाता है। हम जानते हैं वर्तीय गति के अंदर कण की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है तो इसके कारण जो उसका वेग है उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी और संवेग होता है वो होता है mv। तो v की दिशा परिवर्तित होने के कारण यानी p का मान होगा उसके मान में रेगुलर यानी परिवर्तन रहेगा यानी कि चेंज होता रहेगा, बल्कि जो चाल होती है और जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है चाल यानी अदिश राशि होती है और जो गतिज ऊर्जा होती है mv², उसके अंदर जो v होता है वो भी एक चाल का पद होता है यानी कि यह दिशा पर डिपेंड नहीं करता। तो चाल और गतिज ऊर्जा या अपरिवर्तित रहेंगे बल्कि जो परिवर्तन होगा वो होगा कण के संवेग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत
यानी कि जो प्रकाश विद्युत प्रयोग है उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रभाव है दोस्तों याद रखना। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ती है, वो किस कंडीशन में बढ़ेगी? तो यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो दोस्तों इसका नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो तीव्रता के कारण तो जो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटोन है उनकी संख्या में वृद्धि होती है, उनकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब है प्रकाश को स्रोत को धातु के नज़दीक लाने पर दोस्तों इस पे के कारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकाश की आवृत्ति घटाने पर तो दोस्तों यदि इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में कमी होती है। यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाया जाएगा तब उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ेगी, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। अब है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य घटाने पर तो दोस्तों यदि अपन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य घटाएंगे तो उसकी आवृत्ति के मान में वृद्धि हो जाएगी, यानी तरंग दैर्ध्य को घटाएंगे तो आवृत्ति के मान में वृद्धि होगी, और यदि फ्रीक्वेंसी के मान में वृद्धि होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा होता है सी अपॉन म्यू, यानी म्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यदि लेमडा का मान अपन डिक्रीज करते हैं तो म्यू का मान इंक्रीज हो जाएगा, और म्यू के मान में इंक्रीज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है उसके मान में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों ये हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।